सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और यहाँ पे हमने देखा था कि लुओ फेंग को उस प्रिजन के अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पर बहुत से पावरफुल लोगों को ऑलरेडी ट्रैप करके रखा गया है। और अब हम लुओ फेंग को भी इसी जगह पे देखते हैं जहाँ पर कि काफी ज्यादा ठंड थी। यहाँ पे लुओ फेंग लैंड करते साथ ही फील कर पाता है कि यहाँ पर जो सप्रेसिंग पावर है ये बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है। साथ ही यहाँ पर पापा बताने लगती है कि जो हमारा लार्ज स्केल डिटेक्शन टूल है वो भी यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रहा। साथ ही यहाँ का जो स्पेस है ये लगातार कोलैप्स भी कर रहा है, जिस पे लुओ फेंग कहता है कि अब न समझा कि क्यों इस जगह के आइस प्रिजन को बताया जाता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर सीलिंग ट्रेजर है। और ऐसी सिचुएशन के चलते यहाँ पे जो किंगडम टेलीपोर्टेशन है ये भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बट थैंकफुली मैं अभी भी इस जगह से वर्चुअल यूनिवर्स में कांटेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग को किसी चीज की फिक्र ही नहीं थी, जैसे कि वो यहाँ पे किसी टूर पे आया है और फिर वो बाबा से कहता है कि चलो जरा इस जगह को एक बार अच्छे से देखा जाए। ये कहते साथ ही वो यहाँ से निकल पड़ता है कि तभी उस पर एक स्नीक अटैक हो जाता है। लुओ फेंग इससे डॉज तो कर जाता है पर वो देखता है कि ये असल में एक सोल डिवोरिंग बीस्ट है जो कि इनेट सीक्रेट टेक्निक को पोजेस करता है जो कि डीमन किलर क्लैन को टक्कर दे सकता है। अब यहाँ पे ये बीस्ट कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, जिस पे लुओ फेंग कहता है कि हाँ और क्या, मैं पिछले इतनी देर से यहाँ पे घूम रहा हूँ और 2 दिन हो चुके हैं लेकिन मुझे कोई भी सोल बीस्ट नहीं मिला, तो चलो अब तुम्हें देखकर थोड़ी यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला जाए। अब यहाँ पर उसे अपने हाथ पैरों को मसलते हुए देखकर ये जो बीस्ट था ये तेजी से दहाड़ता है और कहता है कि तुम कितने ज्यादा एरोगेंट हो। जिसके बाद वो लुओ फेंग पे टूट पड़ता है और लुओ फेंग भी खुद को होल्ड नहीं करता। ये दोनों फाइट करते हैं कि तभी लुओ फेंग यहाँ से इसे चेस कराते हुए कहता है कि वैसे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो बताओ क्या हमारा लड़ना जरूरी है। लेकिन ये जो बीस्ट था ये लगातार बहुत ही पावरफुल क्लॉ अटैक्स जो है वो लुओ फेंग पे करता है, लेकिन लुओ फेंग भी इससे बच जाता है। लेकिन अगले ही पल ये बीस्ट टेलीपोर्टेशन का यूज करके उसे कच्चा निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लुओ फेंग जैसे तैसे खुद को बचाता है। साथ ही वो हैरान था कि ये जो ये सोल बीस्ट है ये असल में यहाँ इस जगह पे टेलीपोर्टेशन को यूज कर पा रहा है। यहाँ पे लुओ फेंग इमीडिएटली गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर का यूज करता है और इमीडिएटली गोल्डन ब्लेड नाम की टेक्निक का यूज करते हुए गोल्डन स्वॉर्ड से उस पे अटैक करता है, जिससे ये बीस्ट भी बाल बाल डॉज करता है। लेकिन ये तो उसकी एक ट्रिक थी। असल में लुओ फेंग यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्लॉज का यूज करते हुए अपने स्टार बॉल का यूज करते हुए इसे पूरी तरीके से उसमें क्रश कर देता है, जिसके बाद इसके चिल्लाने की आवाजें आती हैं। लेकिन तब तक इसका काम तमाम हो चुका था। लेकिन तभी लुओ फेंग हैरानी के साथ कहता है कि क्या ये तो इसका एक क्लोन है, इसका मतलब ये है कि इसे क्लोनिंग करना भी आती है। अब यहाँ पे कुछ दिन और बीत जाते हैं पर लुओ फेंग लगातार अपने सफर पे जारी रहता है कि तभी यहाँ पे बाबा कहती है कि हमें तब से काफी सारे क्लोन्स का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है कि ये जो सोल डिवोरिंग बीस्ट है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता है। आखिर ये हमसे चाहता क्या है, इतना ढीठ तो मैंने किसी को नहीं देखा। कि तभी लुओ फेंग बताने लगता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन कावू क्लैन का वो बंदा भी कुछ कम नहीं। उसने जैसे ही मुझे देखा उसने इमीडिएटली अपनी बॉडी को बर्न करते हुए मुझ पे अटैक कर दिया और 2-4 बार हाथ पैर मारने के साथ ही इसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। मैं अभी भी हैरान हूँ कि आखिर इस जगह पे चल क्या रहा है। बाबा तो बताती है कि पता नहीं यहाँ पे कुछ तो ऐसा है कि सभी लोग ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। कि तभी यहाँ पर आसपास फ्रोजन आइस के बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स बनने लगते हैं और बाबा की नजर एक बहुत बड़े से चट्टान पे जाती है जिस पर डेमोनिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। अब जब लुओ फेंग इसे ट्रांसलेट करता है तो वो बताता है कि इसमें लिखा है कि जब आखिरी बार नरसंहार हुआ था तो उसके बाद से 12,000 से भी ज्यादा जो फॉर्जन वॉरियर्स है उन्हें इस आइस प्रिजन के अंदर कैद करके रखा गया है और यहाँ से सिर्फ वही इंसान निकल सकता है जो कि यहाँ पर सभी से लड़के सभी को हरा दे, यानी कि इन्हें जान से मार दे। अब लुओ फेंग कहने लगता है कि अच्छा तो असल में स्क्विड गेम यहाँ से कॉपी की गई। अब मैं समझा कि आखिर टीचर ज़ोउ शेंग को मुझे यहाँ तक लीड करके क्यों लाए। कि तभी लुओ फेंग फील करता है कि यहाँ पर कोई उस पे अटैक करने को आ रहा है और यहाँ पे उस पे अटैक्स भी हो जाते हैं जो कि मैकेनिकल चेन्स जैसे लग रहे थे। लुओ फेंग जैसे तैसे इनसे टच करता है कि तभी यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि लुओ फेंग के सामने खड़ी थी और वो इमीडिएटली अपने उन्हीं टेंटिकल्स को लुओ फेंग की तरफ थ्रो करती है। जिन्हें देखते साथ ही लुओ फेंग निकालता है अपने स्टार बॉल्स को और घुमा के इसकी तरफ फेंकता है और यहाँ लुओ फेंग का अटैक इतना ज्यादा मैसिव था कि वो माउंटेन्स के टुकड़े कर देता है, जिससे ये लड़की भी बाल बाल बचती है कि तभी पीछे से लुओ फेंग के ऊपर अटैक हो जाता है और यहाँ पे इसी लड़की का बड़ा सा फिगर लुओ फेंग को ट्रैप करने के लिए आगे बढ़ता है। कि तभी लुओ फेंग यहाँ इमीडिएटली अपने उन स्टार बॉल्स को अपनी तरफ खींचता है और स्काई हॉर्न बीस्ट की आर्म की ताकत का यूज करते हुए इस लड़की की तरफ अटैक करता है, जिससे इसकी बॉडी के मल्टीपल टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ वो लड़की ऑन द स्पॉट मारी जाती है। लेकिन वापस से ये रीजनरेट होती है, लेकिन इस बार ये काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो लुओ फेंग से कहने लगती है कि देखो मैं बस यहाँ पे
पे एक ऐसा सेंसर की तलाश में हूँ जिसके जरिए से मैं वर्चुअल यूनिवर्स में कांटेक्ट कर पाऊँ। प्लीज मुझे वो दे दो, अगर तुम्हारे पास है तो प्लीज मुझे दे दो, क्योंकि मुझे आउटसाइड वर्ल्ड में कांटेक्ट बनाना है। यहाँ पे लू फेंग उससे कहता है कि मेरे पास जो तुम मांग रही हो वो नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम मुझे कुछ यूजफुल इंटेल दे सकती हो तो मैं यहाँ से तुम्हें जाने दे सकता हूँ। तभी वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त वो इसका सामना नहीं कर सकती। इसी वजह से वो ना चाहते हुए भी यहाँ पे एक बहुत बड़े से आइस ब्लॉक को जमीन से बाहर निकालती है और बताती है कि ये है एक साइरस, जो कि यहाँ इस आइस प्रिजन में मौजूद 5 ओवरलॉर्ड्स में से एक है, और जो 883 प्रिजनर्स हैं उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसकी रैंक ये है। जिसके साथ ही वो लू फेंग के सामने एक मैप ओपन करती है और बताती है कि जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल 5 ओवरलॉर्ड्स हैं। हर एक ओवरलॉर्ड्स एक रीजन को कंट्रोल करता है और उनमें से हर एक इनविजिबल किंग लेवल तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। और बात करो इससे कम रैंक की, तो इसके कम रैंक में जो रैंक आता है वो है 10 किंग्स की। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू फेंग ने सारी इंटेल मालूम कर लिया था और बताने लगता है कि इन शॉर्ट अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे टीचर ज़ेनियन के लेवल के बंदों का सामना करना होगा। कि तभी यहाँ पे हम बाकी के लोगों को भी देखते हैं जो कि न जाने कितने सालों से यहाँ पे ट्रैप्ड हैं, और तभी इन्हें लू फेंग के बारे में भी पता चल जाता है। ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि सुनने में ये आया है कि जो नया बंदा यहाँ पे आया है वो एक ह्यूमन है, जिसका मतलब ये है कि उसके पास ऐसा कुछ तो होगा जिसके जरिए से वर्चुअल यूनिवर्स में कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि वो जो कोई भी ह्यूमन होगा उसकी प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा हाई क्लास रही होगी, तभी तो वो यहाँ तक आ पाया। अब यहाँ पर सभी को लू फेंग के जरिए से वर्चुअल यूनिवर्स में कांटेक्ट बनाता है, इसी वजह से ये लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। लेकिन लू फेंग तो यहाँ पर बर्फ के नीचे छुपा हुआ था, और तभी बाबा कहने लगती है कि यार ये आइस प्रिजन कितना ज्यादा बोरिंग है, बाहर हम जा नहीं सकते क्योंकि इतने सारे लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। बहुत अच्छा हुआ कि हमारे पास माइक्रो डिटेक्टर है जो कि डिवाइन सेंस के अगेंस्ट एक पावरफुल शील्ड भी प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पे लू फेंग कहने लगता है कि यहाँ पे बहुत से पावरफुल वॉरियर्स मौजूद है और मैं इनका सामना बस गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर स्टडी किए गए गोल्डन हॉर्न बीस्ट के जरिए से ही कर पाया हूँ, जो कि मैंने उस पर बीते कुछ दिनों में गोल्डन हॉर्न बीस्ट के जरिए से ही कर पाया हूँ। ये कहते साथ ही वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर और ज्यादा स्टडी करने लगता है। कि तभी वो कहता है कि फिलहाल के लिए मुझे बीस्ट गॉड स्टैचू की जो टेल है उसके फिजिक्स पर फोकस करना होगा। मुझे एक ऐसी अल्टीमेट टेक्निक को क्रिएट करना ही होगा जो कि पहले वाले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और ये काम मैं उस स्टार चार्ट के जरिए से करूंगा, और एक बार बन जाए तो फिर मैं इसे 10,000 स्टार फॉर्मेशन चार्ट का नाम दूंगा। इसी के साथ थोड़ी देर बाद हम लू फेंग को क्यूरियोसिटी रॉड के सामने देखते हैं, जहाँ पर वो अपने इस नई टेक्निक के बारे में उनसे डिस्कस करता है, जिस पर वो बताते हैं कि टेक्निक नो डाउट बहुत ही अच्छी है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले एक्सपीरियंस को गेन करना होगा। तो पहले जाओ और 10 ऐसे बैटल्स को लड़ो जो कि रियल फाइट्स हो, जिसके बाद तुम मुझसे आके डिस्कस कर सकते हो। अब लू फेंग उन्हें ग्रीट करके चला जाता है। क्यूरियोसिटी का लॉर्ड कहता है कि हालांकि ये बीस्ट गॉड स्टैचू के पैथ को फॉलो कर रहा है, लेकिन वॉरियर और फिजिक्स ये दोनों ही बहुत अलग चीज है। बहुत से पावरफुल वॉरियर्स भी खुद को बस एक ही रास्ते पे फोकस कर पाए हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, पर खैर इसे खुद से ही सीखने देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि लू फेंग यहाँ सभी को चुनौतियां देने पहुंच जाता है और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग यही कहीं छुपे हुए हो, जिसमें दम है आओ मेरे सामने और मेरा सामना करो। ये कहते साथ ही लू फेंग अपनी ऑरा को चारों डायरेक्शन में रिवील कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक के बाद एक जितने भी लोग लू फेंग को ढूंढ रहे थे उन सभी को उसका लोकेशन मिल जाता है। और तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अपने साथी से कह रही थी कि ये तो वही ह्यूमन है जिसके पीछे 5 ओवरलॉर्ड्स और 10 किंग हाथ धो के पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके जितने पावर हाउसेस थे वो अपने हाथ पैरों को मरोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर लू फेंग का डर नहीं बल्कि उन्हें यहाँ पर बाकी के जो ओवरलॉर्ड्स और जो 10 किंग्स है उनसे लड़ना था। इसी वजह से पूरी तैयारी करके ये लोग इसके सामने आते हैं। कि तभी किंग बेन ली आता है जो कि 10 किंग्स में से एक है। वो आते साथ ही कहने लगता है कि ह्यूमन फाइनली तुमने लुका छुपी का खेल खेलना बंद कर दिया है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि बेन ली ने असल में टाइम लॉ पे मास्टरी की है, और वो यहाँ पर बार बार लू फेंग को प्रोवोक करता है, जिस पर लू फेंग कहता है कि आखिर मैं किससे डरूं और भला क्यों डरूं। यहाँ पे दोनों का ऑरा आपस में क्लैश करता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो बेन ली है ये असल में 12वीं रैंक पे आता है और इसने 100 से भी ज्यादा इमोर्टल्स को यहाँ पे हंट किया है। मतलब कि तुम समझ लो कि ये जो आइस प्रिजन है इसमें 12वें रैंक का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है वो है ये बेन ली। अब यहाँ पे वो तेजी से लू फेंग की तरफ चार्ज करता है, जिसे देखकर लू फेंग स्माइल करता है और
उसकी तरफ बढ़ता है और मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसके टाइम लॉ पे अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन बात अगर स्पीड की हो तो मुझे कोई इसमें बीट नहीं कर सकता, बस मुझे इससे सेफ डिस्टेंस बनाए रखनी होगी। अब यहाँ पे वो आगे बढ़ता है कि तभी लू फेंग पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे बेन ली बिल्कुल हवा को चीरते हुए तेजी से लू फेंग की तरफ बढ़ते हुए थंडर गॉड टेम्पल नाम की टेक्निक का यूज करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसपास का स्पेस भी यहाँ पे जैसे कोलैप्स करने लगता है, लेकिन लू फेंग इमीडिएटली अपने बैरियर को आगे कर देता है। लेकिन ये बंदा वहाँ पे नहीं रुकता, वो उसके बैरियर को ऐसे तोड़ते हुए सीधा उस बैरियर के अंदर अपने हाथ को घुसा देता है और इतना प्रेशर डालता है कि लू फेंग सीधा जमीन के अंदर जा गिरता है और वो जगह पूरी तरीके से फट जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू फेंग ने अभी भी दूसरी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट किया हुआ था और वो किसी गोल्डन कलर की बॉल में जैसे ट्रैप नजर आ रहा था और ये बंदा अपने टेंटिकल से लगातार उस पे अटैक कर रहा था कि तभी यहाँ पे लू फेंग अपने उस न्यू टेक्निक का यूज करता है, जिसे देखते साथ ही ये बंदा भी अपने उस टेंटिकल को काफी ज्यादा स्ट्रेच करता है और फिर लाइटनिंग स्कार नाम की टेक्निक का यूज करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी बड़े से हंटर की तरह ये जो टेंटिकल था ये लू फेंग की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे उसकी जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन टेल टेक्निक थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है, लिटरली उस टेल को डिस्ट्रॉय करते हुए वो जो बड़ा सा टेंटिकल था वो लू फेंग की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पे लू फेंग की आंखें भी पैनिक करने लग जाती है और वो इमीडिएटली वहां से एस्केप करता है, लेकिन यहाँ पर जो शॉक वेव रिलीज होता है दूर खड़ा एक बंदा भी इससे बुरी तरीके से सहम उठता है कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा बहुत ही टेरिफाइंग प्रेशर को फील करता है और जैसे ही मुड़ के देखता है तो वो कहता है कि लॉर्ड सिल्वर आप। यहाँ पे सिल्वर आई आते साथ ही कहने लगता है कि यहाँ से निकल जाओ वरना मारे जाओगे। अब ये बंदा हाफते कांपते यहाँ से भाग जाता है कि तभी हम लू फेंग को देखते हैं जिसका पीछा बेन ली करते हुए कहता है कि क्या तुम ऐसे ही मुंह छुपा के बस भागते रहोगे, क्या तुम्हें बस यही आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मल्टीपल थंडर स्ट्राइक से लू फेंग पे अटैक भी करता है, लेकिन लू फेंग उन सभी से डॉज करते हुए फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था कि तभी बेन ली जब लू फेंग को चेस करने में बिजी था तभी वो यहाँ पर एक पावरफुल ऑरा को फील कर लेता है और असल में ये जो ऑरा थी ये सिल्वर आई की थी, जिस वजह से बेन ली थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि तभी लू फेंग भी उसकी नजर से गायब हो जाता है और ऊपर से लू फेंग की आवाज आती है। वो कहता है 10,000 स्टार फॉर्मेशन चार्ट फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे लू फेंग इसी के साथ लू फेंग अपनी न्यू टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म को यूज करता है, जिसके चलते यहाँ पर उन स्टार वॉल्स को हम स्पिन होता हुआ देखते हैं जो कि अपने अंदर बहुत ही टेरिफाइंग पावर को पोजेस किए हुए थे और एक यूनिवर्स लेवल का ये अटैक था, जिसे देखकर यहाँ पे बेलिन कहने लगता है कि ये एक इल्यूजन है जिसे कि मैं अपने हाथ के इशारे से पूरी तरीके से खत्म कर सकता हूँ। यहाँ पे वो अपना चेन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब यहाँ पर लू फेंग लाइटनिंग चेजिंग स्टार नाम का अटैक उसकी तरफ कर देता है। वो समझ जाता है कि ये अटैक असली है और इमीडिएटली वो अपने उन टेंटिकल के जरिए से एक शील्ड बना लेता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन तभी लू फेंग का ये जो लाइटनिंग अटैक था ये तेजी से उससे जाके टकराता है और लू फेंग अपनी स्पीड और ताकत और ज्यादा बढ़ाता है, जिस वजह से अब ये जो कड़ाकेदार बिजली थी ये उसके ऊपर से नहीं बल्कि उसके टेंटिकल के जरिए से उसके बॉडी में समा जाती है और जो 440 वोल्ट के झटके से लगते हैं ना, आई बेट कि इसके पुर्जे ढीले हो चुके होंगे। यहाँ पे ऐसे यकीन ही नहीं हो रहा था इसकी इंटरनल बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रही थी कि तभी यहाँ पर लू फेंग का ये जो 10,000 स्टार चार्ट फॉर्मेशन अटैक था ना, ये अपने दूसरा स्ट्राइक इस पे चलता है और जो दिखने में बहुत कमाल का लगता है। जैसे ही वो टेल हवा में चलाता है तो यहाँ पर बहुत ही कड़ाकेदार बिजली इसकी बॉडी में और यहाँ पूरे के पूरे स्पेस में दौड़ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बंदा पूरी तरीके से अपनी बॉडी को खो देता है, लेकिन अगले ही पल रीजनरेट कर जाता है और लू फेंग कहने लगता है कि वाह क्या बात है, मैंने क्या टेक्निक बनाई है, अब तो ये 10 किंग्स भी मेरे सामने कुछ नहीं। यहाँ पे ये जो बेलिन था वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लू फेंग कहता है कि मेरे रहते कहाँ से तुम बच के जा सकते हो। लू फेंग इसका पीछा करता है। ये देखकर जो बेलिन है वो अपनी बॉडी को यहाँ पे बर्न करते हुए लू फेंग पे अटैक करता है और कहता है कि मैं मर भी जाऊँ ना तो भी तुम्हें लेके मरूंगा। ये देखकर वहाँ पर एक और जो दूसरी फीमेल वॉरियर थी वो कहने लगती है कि अब तो इस ह्यूमन को भी अपनी डिवाइन बॉडी को बर्न करते हुए इसके अटैक को रेजिस्ट करना होगा। लू फेंग उसे देखकर कहता है कि तुम्हें जितना बर्न होना है बर्न होते रहो, मैं तो यहाँ से चला। अब लू फेंग की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और यहाँ लई उसे पकड़ ही नहीं पाता। वो लड़की कहती है कि ये तो अपनी डिवाइन बॉडी को बर्न कर रहा है लेकिन फिर भी वो उस ह्यूमन को कैच क्यों नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस बेलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने अपनी डिवाइन बॉडी को बर्न किया लेकिन मुझे मिला क्या। तभी वो पागलों की तरह इस पूरी जगह पर एक बहुत बड़ा अटैक करता है जिससे ये जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ वापस से बनने लगता है और बेलिन
लिन कहने लगता है कि ये तो वो है कि तभी वो यहाँ से गुस्से के साथ वापस भागा चला जाता है। अब यहाँ पे हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि हंस रहा था कि तभी यहाँ पर लुओ फेंग को वो बंदा पकड़ लेता है और कहने लगता है कि ह्यूमन, मुझे जल्द से जल्द वर्चुअल यूनिवर्स के लिए जो सेंसर तुम्हारे पास है वो दे दो। अगर तुम मुझे वर्चुअल यूनिवर्स वाला वो अकाउंट सेंसर दे देते हो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। यहाँ पे लुओ फेंग फील कर पा रहा था कि जैसे ये बंदा सामने आया है तो इसने आसपास के स्पेस को पूरी तरीके से सील कर दिया है। और यहाँ तभी लुओ फेंग के सामने जो सिल्वर आई लॉर्ड है वो आ जाता है। उसका फिगर देखते साथ ही बाबाता कहने लगती है कि ये तो नॉर्दर्न रीजन का लीडर सिल्वर आई है, यानी कि एक इनविजिबल किंग लेवल का लाइफ फॉर्म। यहाँ पे बाबाता इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हुए कहने लगती है कि ये बहुत ज्यादा रेयर है, यूनिवर्स में इस जैसे बहुत ही कम पाए जाते हैं क्योंकि ये स्पेस लॉ टाइम लॉ दोनों में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। यहाँ पे लुओ फेंग कहता है कि इसकी आंखें नहीं है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे काउंटलेस आईज मुझ पे ही नजर रखे हुए हैं। न जाने इसका पावर कितना ज्यादा होगा, इससे पहले मैं कभी भी किसी इनविजिबल किंग से फाइट नहीं किया। यहाँ पे लुओ फेंग उसके सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाता, ना ही सरेंडर करता है। वो यहाँ पर अपने स्टार वॉर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ पे मरूंगा, और हाँ, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, लेकिन अगर तुम्हें वो चीज चाहिए तो आओ मुझसे छीन लो, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से देने के मूड में तो बिल्कुल नहीं हूँ। अब यहाँ पे लुओ फेंग का कॉन्फिडेंस सुनते साथ ही यहाँ पे जो सिल्वर आई लॉर्ड है वो हंसने लगता है और लुओ फेंग कहने लगता है कि हाँ तो फिर हो जाए। सो होमीज, आज का ये एपिसोड तो यही पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं लुओ फेंग वर्सेस सिल्वर आई लॉर्ड, और हमें नेक्स्ट एपिसोड में सिल्वर आई लॉर्ड की सबसे टेरिफाइंग ताकत को दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से लुओ फेंग भी काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।